दोस्तों जल्दी से अपने चैनल और गुरु जी को सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और मैं आपके पास सामने एक बार फिर हाजिर हूँ, हरीश मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। और बच्चों, आज हम लोग डोर बीच करेंगे, एक और पोएम करेंगे जो कि ये पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई। सो जहाँ तक मुझे याद है शायद ये बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस में है, ब्रिज यूनिवर्सिटी के। ठीक है, वैसे तो ये इतनी फेमस पोएम है कि ये ऑल मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में आपको मिल जाएगी ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले थोड़ा सा मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो मैथ्यू आर्नोल्ड इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इनके बारे में मैं पूरा लेक्चर पे लेक्चर डिलीवर करूँ तो भी कम होगा। सो मैं आज सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा इनका। ठीक है, वो छोटा सा इंट्रोडक्शन भी इतना हो गया है। तो देखो, ये इंग्लिश पोइट और कल्चरल क्रिटिक रहे हैं। इंग्लिश पोइट मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के पोइट नहीं, इंग्लिश पोइट का मतलब है इंग्लैंड के पोइट थे। ठीक है, तो ये इंग्लैंड के पोइट और कल्चरल क्रिटिक प्लस देखो, वैसे तो बहुत कुछ रहे हैं। और लाइफ स्पैन इनकी जो है ना वो 1822 से 1888 रही है, यानी कि विक्टोरियन एज में फॉल करते हैं। ठीक है, विक्टोरियन एज के हैं ना। और इनको हम कैटेगराइज करेंगे सेज राइटर्स में। किसमें कैटेगराइज करेंगे? सेज राइटर्स। सेज राइटर्स मतलब ऐसे राइटर्स जो कि नॉन क्रिएटिव नॉन फिक्शन बोलूंगा मैं, क्रिएटिव नॉन फिक्शन राइटिंग लिखते हूँ। क्रिएटिव नॉन फिक्शन ऐसी होती है कि इनमें लिटरेरी टेक्निक्स, लिटरेरी स्टाइल्स, है ना, इन पे फोकस किया जाता है। ऐसी राइटिंग्स जिनमें लिटरेरी टेक्निक्स, स्टाइल्स वगैरह फोकस किया जाता हो। वैसे तो कुछ हद तक ये ऐसे जैसी होती है, निबंध की जैसी होती है, मतलब निबंध नहीं होती है ना। सो ये क्रिएटिव नॉन फिक्शन राइटर्स के फेमस राइटर रहे हैं, कह सकते हैं आप, जिनको सेज राइटर्स की कैटेगरी में रखा जाता है ना। इनकी कुछ फेमस पोएम सोहराब एंड रुस्तम, द स्कॉलर जिप्सी, जो कि इनकी जो फर्स्ट सीरीज ऑफ पोइट्री थी 1853 में आई थी, उसमें पब्लिश हुई थी। डोवर बीच बाद में आई है 1867, हम आज पढ़ने वाले हैं डोवर बीच। ठीक है, वैसे तो इनकी बहुत सी पोएम रही है परंतु मैंने कुछ मेन मेन बताई हैं इनको। और दूसरा, जो फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं भाई, फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब इनके जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म इनकी आपको खास तौर पर नजर आएगी एसेज इन क्रिटिसिज्म में, जो 1865 में पब्लिश हुआ था, उसकी फर्स्ट एडिशन। परंतु जो इनकी सेकंड सीरीज आई थी 1888 में पोस्टमसली, जो कि एक्चुअली बेसिकली इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुई थी, इसमें इनकी एक फेमस ऐसे आया था, स्टडी ऑफ पोइट्री, जो एक्चुअली पहले पब्लिश हो चुका था किसी और की एंथोलॉजी में। परंतु इसमें ये जो खुद का एक पब्लिकेशन हुआ 1888 में पोस्टमसली, इसमें एक्चुअली जो सेकंड सीरीज थी इसमें दोबारा आया, वो पब्लिश हुआ द स्टडी ऑफ पोइट्री, जिनमें इनकी मेन पोएटिक थ्योरी है। ठीक है, कल्चरल एनार्की जो भी एक काफी इंपॉर्टेंट इनका प्रोज वर्क है, जो 1869 में आया था। इसके अलावा देखो, इनकी जो पोइट्री, इनकी जो राइटिंग्स, चाहे प्रोज एंड पोइट्री दोनों हो, इनमें ये अक्सर इनको मतलब क्रिटिसाइज किया गया है मॉरलिस्टिक टोन के लिए। मतलब ये थोड़े से नैतिकवादी बोल सकते हैं, वैसी पर्सनैलिटी थे कि कुछ लिखा है, कुछ पोएम लिखी है, कोई प्रोज लिखा है, कुछ लिखा है, तो उससे कोई मैसेज जाना चाहिए, है ना। तो ये अक्सर सिखाने में लगे रहते थे, टीचिंग्स, प्रीचिंग्स। तो मॉरलिस्टिक टोन होती थी इनकी पोइट्री में। तो मोरालिटी की जो बात है ना, उसको मतलब उसको कह सकते हैं कि अक्सर कुछ राइटर्स, कुछ क्रिटिक्स के वो गले ढंग से उतरी नहीं, तो वो इनको मतलब क्रिटिसाइज करते थे इनकी मॉरलिस्टिक टोन के लिए, कि भाई ये थोड़े उस टाइप के पर्सन है कि अपनी राइटिंग्स में जजमेंट पास करते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा फॉलो करो। कि भाई वो लिटरेरी मतलब लिटरेचर तो कुछ बोलते हैं ना कि एंजॉयमेंट के लिए होता है, वहां भी क्यों मोरालिटी ढूंढ रहे हो। तो वो वाली चीज कुछ को पसंद नहीं आती थी। परंतु इनकी पोइट्री की या इनकी राइटिंग्स की ये मतलब बोल सकते हैं स्पेशलिटी थी कि मोरलिस्टिक टोन होती थी उनमें ना। वॉल्ट विटमैन ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि ये लिटरेरी ड्यूड है भाई। इनको लिटरेरी ड्यूड करार दे दिया था। ठीक है, इनकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म की हम तारीफ करें तो क्या 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 नहीं कहेंगे, मतलब बल्कि इनकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म से इंस्पिरेशन मिली। देखो, 20th सेंचुरी के फेमस राइटर्स को इंस्पिरेशन मिली, जैसे कि टीएस एलियट, क्लेंथ ब्रुक, हैरोल्ड ब्लूम। इनको प्रेरणा मिली एक तरीके से इनकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म से, है ना। तो पता लग सकता है कि मतलब कितने इंपॉर्टेंट थी, कितने महान राइटर थे ना। इनकी स्टडी ऑफ पोइट्री, जैसे मैंने बताया, ये इनमें पोएटिक थ्योरी है इनकी, जो कि पहली बार तो एक्चुअली टीएच वार्ड की एंथोलॉजी में पब्लिश हुई थी। द इंग्लिश पोइट्स नाम से टीएच वार्ड की एंथोलॉजी आई थी, जो 1880 में पहली बार ही पब्लिश हुआ था ये ऐसे, द स्टडी ऑफ पोइट्रीज में। परंतु बाद में फिर दोबारा अपीयर हुआ एसेज इन क्रिटिसिज्म में, जो कि सेकंड सीरीज थी ना 1888 में आई थी, जो पोस्टमसली ऊपर मैंने बताया, उसमें दोबारा पब्लिश हुई है द स्टडी ऑफ पोइट्री नाम का जो ऐसे था ना, जिसमें इनकी पोएटिक थ्योरी है। अब पोएटिक थ्योरी क्या है, उस पे तो भाई साहब एक बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो वो तो मैं इसमें कवर नहीं करूंगा। इतना बता देता हूँ कि बेसिकली इन्होंने ये बताया है कि एक पोयम है, पोयम
मतलब कह सकते हो उसमें क्या होना चाहिए, वो क्या मैसेज देती है, मतलब एक तो उस पे फोकस किया है। दूसरा जो राइटर्स होते हैं उन राइटर्स की आप बोल सकते हो आकलन करें, उनको इवेल्युएट करें कौन राइटर कितना महान है, कौन कैसा है, तो उस आकलन करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो उस चीज पे इनका खास फोकस रहा है कि राइटर्स को किस बेस से पता करें कि भाई वो महान राइटर है। तो इन चीजों पे इन्होंने एक्सप्लेन किया अपने ऐसे में। तो ठीक है बच्चों, हम लोग अब अपनी मेन पोएम पे आते हैं, द डोवर बीच, है ना। द डोवर बीच पे आते हैं, इनकी बहुत ही फेमस पोएम रही है। चलो टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द सी इज काम टुनाइट। तो देखो बोल रहे हैं कि समुद्र आज शांत है। द सी इज काम टुनाइट, समुद्र आज शांत है। द टाइड इज फुल, और टाइड फुल है। टाइड हाई टाइड भी हो सकती है, लो टाइड भी हो सकती है, वो पता चलेगा। जब सी काम है, आप लॉजिक लगा सकते हो कि जब समुद्र शांत है इसका मतलब टाइड कौन सी होगी, लो टाइड ही होगी, क्योंकि हाई टाइड में समुद्र शांत कहाँ होता है ना। ठीक है। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट, और जो चंद्रमा है ना वो लेटा हुआ है स्ट्रेट के ऊपर। अब चंद्रमा देखो, पहले तो मैं बताऊँ स्ट्रेट क्या होता है, ज्योग्राफी के टर्म में स्ट्रेट। हाँ तो देखो स्ट्रेट एक्चुअल में होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। अब देखो इसमें बात हो रही है डोवर स्ट्रेट की। तो देखो स्ट्रेट क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर बताता हूँ मैं, ये है इंग्लैंड, ठीक है, और ये है फ्रांस, ठीक है। बाकी देखो इंग्लिश इधर है पानी की मतलब बहुत बड़ी वाटर बॉडी, समुद्र मान लो, यहाँ पर है इंग्लिश चैनल, ठीक है, और इधर है मेडिटेरियन, सॉरी मतलब रेड सी, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, नॉर्थ सी, क्या है, नॉर्थ सी, उत्तरी सागर मतलब नॉर्थ सी। इन दोनों इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट कर रही है ये जो है ना वाटर बॉडी, ये बीच में पतली, यानी कि इसको बोलते हैं डोवर स्ट्रेट। यानी कि दो बड़ी पानी की बॉडीज को एक पतली पानी की बॉडी जो कनेक्ट करती हो आपस में, यानी दो वाटर बॉडीज को एक पतली वाटर की बॉडी जो कनेक्ट करती हो उसको बोलते हैं स्ट्रेट। ये ध्यान रखना, स्ट्रेट इसको बोलते हैं। यानी इधर जमीन है, इधर जमीन है, और इधर दो बड़े सागर हैं, एक इधर और बीच में होके उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है पानी। तो ये जो बड़े सागरों को कनेक्ट करने वाली पतली पानी की धारा या सकड़ी पानी की धारा, इसको बोल सकते हैं धारा या फिर पानी की बॉडी, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो इसमें जो जिस स्ट्रेट की बात हो रही है ना वो इसकी बात हो रही है डोवर स्ट्रेट, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस, ये हो गया इंग्लैंड और ये हो गया फ्रांस, इन दोनों को अलग करती है, एक तरीके से सेपरेट करती है, और इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को जोड़ती है। समझ गए। तो देखो अच्छा एक चीज और उदाहरण के तौर पे, अभी फिलहाल की एक शिद्दत मूवी आई थी, शिद्दत मूवी में आपने देखा होगा कि जो हीरो है बंदा, वो इसी को क्रॉस करने की कोशिश करता है फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए, इसी डोवर स्ट्रेट को इंग्लिश चैनल को एक तरीके से तो देखो अब आगे देखते हैं हम लोग। तो देखो द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट। तो जो चंद्रमा है ना वो इस स्ट्रेट यानी इस पानी की बॉडी के ऊपर लेटा हुआ है, फेयर यानी कि चमक रहा है, और लेटा हुआ है कहने का मतलब उसकी रोशनी गिर रही है, परछाई दिख रही है, रोशनी गिर रही है, समझ गए ना, इसलिए वो लेटा हुआ है चंद्रमा, ठीक है। तो मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट, ऐसा लग रहा है कि मून कोई प्राणी है और वो लेटा हुआ है किसी पानी की सतह के ऊपर, तो यहाँ पर मून का पर्सोनिफिकेशन कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, पर्सोनिफिकेशन। अब देखो ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। अब जो ये फ्रांस का जो तट है, यहाँ फ्रांस का तट है, यहाँ इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड का तट है, तो जो फ्रांस का तट है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइट है ना, ग्लीम्स एंड इज गॉन, बहुत हल्की हल्की चमक रही थी और वो गायब हो चुकी है, मतलब ऐसा नजर आ रहा है जैसे फ्रांस का तट अंधेरे में डूब रहा है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट, परंतु इंग्लैंड की साइड जो पहाड़ियां हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वो पहाड़ियां क्या हैं, वो खड़ी हुई हैं और ग्लिमरिंग चमक रही हैं और विशाल हैं, विशाल नजर आ रही है, चमकती हुई खड़ी विशाल पहाड़ियां, ठीक है। आउट इन द ट्रैंक्विल बे, इस खाड़ी के पास में सुनसान शांति भरे माहौल में ये पहाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं, विशाल चमकती हुई खड़ी पहाड़ियां नजर आ रही हैं इस शांत खाड़ी में, ये खाड़ी है बे इसको, ठीक है। कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से आगे अब अचानक ही जो राइटर हैं या फिर जो भी नैरेटर हैं जो मतलब बोल रहे हैं ये सब, वो अचानक किसी को बोल रहे हैं कि आओ खिड़की पर आओ, कम टू द विंडो एंड स्वीट इज द नाइट एयर, और देखो रात्रि की हवा कितनी मीठी है। वो विंडो पे बुला रहे हैं, बेसिकली वो अपनी बीलवेड अपनी वाइफ को बुला रहे हैं, एक्चुअल में अपनी पत्नी को बुला रहे हैं कि आओ खिड़की में झांको, कितनी सुंदर हवा मतलब बह रही है बाहर, कितनी मतलब मीठी हवा बह रही है। Only from the long line of spray where the sea meets the moon blazed land। और देखो आपको मतलब अब यहाँ पे बता रहे हैं कि देखो यहाँ से उनको एक नजारा नजर आ रहा है क्या, कि द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, वो बोल रहे हैं कि केवल इस पे ध्यान दो, बाहर आओ, बहती हुई हवा को महसूस करो और देखो क्या देखो,
द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे where the sea meets the moon blanched land। यानी भाई लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे मतलब क्योंकि जब समुद्र का पानी किनारे पे टकराता है तो उसमें से बोल सकते हैं बूंदे उछलती हैं इधर, तो आसमान में छोटे छोटे बूंदों के कण फैल जाते हैं, उसी को स्प्रे बोला गया है। कि देखो जब समुद्र, इतना बड़ा समुद्र जमीन पे आके टकराएगा तो पूरी जमीन पे आर पार ऐसा लगेगा, जहां पर टकरा रहा है वहां पर किनारे पे यानी कि बीच पर, कि आसमान में बूंदे उड़ रही हैं हल्की हल्की पानी की। तो उसको देखने के लिए बोल रहा है कि विद द सी मीट्स द मून ब्लेंस लैंड, यानी कि पृथ्वी को एक तरीके से मून ने पृथ्वी पर अपनी रोशनी फैला दी है, उसके लिए बोल रहा है मून ब्लेंस लैंड। यानी मून ब्लेंस लैंड का मतलब है कि मून ने पृथ्वी अपनी रोशनी फैला रखी है, तो उस इलाके की बोल रहा है कि जहां पर मून ने चमका रखा है पृथ्वी को, वहां पे समुद्र मिल रहा है और हवा में पानी की बूंदे उछल रही हैं, उनको देखो। अब फिर बोलता है लिसन, सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पैडल्स विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंक। अब आगे देखो क्या बोलता है कि ध्यान से सुनो, तुम्हें सुनाई देगा, क्या सुनाई देगा? ग्रेटिंग रोर ऑफ पैबल्स, यानी कि कंकर पत्थर एकदम गड़गड़ा रहे हैं। क्यों गड़गड़ा रहे हैं? क्योंकि विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग, क्योंकि लहरों के साथ में वो बह के किनारे पा रहे हैं और लहर किनारे से वापस ले जा भी रही है। तो इस तरीके से, क्योंकि पानी जो टकराता है कंकर पत्थरों से, और कंकर पत्थर पानी की वजह से आपस में टकराते हैं, तो उससे एकदम गड़गड़ाने की आवाज आ रही है। तो बोले कि उस गड़गड़ाने की आवाज को सुनो, वो जो कंकर पत्थरों की मतलब टकरा कर जो आवाज क्रिएट हो रही है उसको सुनो। एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन। तो देखो यानी कि लहर जाती है, लहर लौट के वापस आती है, यानी अपने ऊंचाई तक पहुंचती है और एंड बिगिन एंड सीज, और चली जाती है, एंड देन अगेन बिगिन, दोबारा शुरू करती है फिर और चली जाती है। क्योंकि लो टाइड जैसे क्रिएट होती है ना, तो पानी चला जाता है, यानी समुद्र के किनारे से पानी नीचे नीचे जा रहा होता है। हाई टाइड में तो पानी ऊपर बढ़ता जाता है किनारे पे, यानी पानी का लेवल बढ़ जाता है, और लो टाइड में क्या होता है, पानी नीचे चला जाता है। तो उस तरीके बताया कि लहर आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, इस तरह से पानी रिसीड कर रहा है, कंकर पत्थर छोड़ता जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए बोल रहा है एट दे रिटर्न अप हाई स्ट्रैंड बिगिन एंड सीजन देन अगेन बिगिन विद ट्रिमुलस केडेंस स्लो एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। और ये जो बार बार पानी आ रहा है जा रहा है, कंकर पत्थर ला रहा है, कंकर पत्थर ले जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, एक रिदम क्रिएट हो गई, एक लय क्रिएट हो रही है। कंकर पत्थर टकरा रहे, आवाज आ रही है, परंतु आवाज कैसी है, एक रिदमिक आवाज है, लयकारी वाली आवाज है, क्योंकि फिक्स मूवमेंट पानी का आ रहा है, पानी जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, कंकर पत्थर टकरा रहे हैं और एक लय क्रिएट हो रही है। म्यूजिक कानों को चुभने वाला ना कहने की बजाय मैं बोलूंगा कंपन क्रिएट करता हुआ। ट्रिमुलस केडेंस लो का मतलब ऐसा लगा एक धीरे धीरे एक रिदम बन रही है, एक लय बन रही है पानी के आने जाने की, और उस लय में एक वाइब्रेशन फील हो रहा है। ठीक है, और ये जो आवाज पूरी सुनाई दे रही है, ये जो रिदम सुनाई दे रही है, जो आवाज सुनाई दे रही है ना, इसमें क्या है, एक सैडनेस भरी हुई है। क्या है? एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि एक परमानेंट सैडनेस भरी हुई है, एक दुख भरी आवाज भरी हुई है, और वो इस दुख भरी आवाज को सुनने के लिए वो बोल रहा है अपनी वाइफ से कि सुनो। पहले तो बोलता है किनारे पे देखो किस तरीके से पानी टकरा रहा है ना, कैसे हवा में स्प्रे, पानी की बूंदे उछल रही हैं, फैली हुई हैं, और फिर बोलता है ये देखो इन कंकर पत्थर टकरा रहे हैं, इनकी आवाज सुनो, तुम्हें इस आवाज में एक दुख भरी तान नजर आएगी, एक सैडनेस नजर आएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया फर्स्ट स्टैंजा अपना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि देखो फिर आगे बोलता है सेकंड स्टैंजा में कि देखो सोफिकल्स लॉन्ग अगो हार्ड इट ऑन द एजियन। सोफिकल्स तो ग्रीक स्कॉलर थे एंशिएंट टाइम्स के ना, तो सोफिकल ने बहुत सालों पहले लॉन्ग अगो हार्ड इट ऑन द एजियन। एजियन समुद्र है, एजियन सी है यूरोप में, है ना, मेडिटेरियन सी के पास में। ये एजियन सी उधर पड़ता है इटली के दूसरी तरफ, है ना। तो क्या बोल रहा है कि सोफिकल्स लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन द एजियन, कि भाई सोफिकल्स ने भी बहुत सालों पहले सुना था, एजियन समुद्र के वहीं पर सुना था, यही आवाज सुनी थी, उसने भी इसी आवाज को नोटिस किया था, जिस आवाज को आज हम ध्यान दे रहे हैं कि सोफिकल्स लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन द एजियन एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। तो देखो सोफिकल्स ने बहुत सालों पहले एजियन समुद्र के किनारे भी यही आवाज सुनी थी, और उसके दिमाग में क्या आया था, एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड, उसके दिमाग में इसको सुन के क्या आया, उसके दिमाग में आया द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, कि किस तरीके से एब एंड फ्लो, एब एंड फ्लो उसको बोलता है पानी का उतार और पानी का चढ़ाव, है ना, एब एंड फ्लो, पानी चढ़ रहा है उतर रहा है। तो उसके दिमाग में इसको देख के क्या आया कि इंसान की जीवन में मिजरी, मिजरी दुख दर्द भरे पड़े हैं, और दुख दर्द लगातार कभी ऊपर उधर बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं कम हो जाते हैं, यानी इंसान की जिंदगी दुख दर्द से भरी हुई है, और दुख दर्द कम ज्यादा होते रहते हैं। टर्बिड एब एंड फ्लो, टर्बिड का मतलब होता है मटमैला,
तो मटमैले दुख दर्द का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो एक तरीके से, टर्बिड एब एंड फ्लो का मतलब होगी दुख दर्द किसी के समझ में नहीं आते हैं। इंसान कभी मिजरी को समझ ही नहीं पाया, जिस तरह से एक मटमैले पानी के आर पार कुछ नजर नहीं आता है, हमें समझ नहीं आता। आप बोल सकते हो टर्बिड एब एंड फ्लो का मतलब यहाँ पर है कि ह्यूमन मिजरी बढ़ती है घटती है, परंतु ये इंसान की समझ से परे है। इंसान हमेशा ये चीज फील करता रहा है। तो यही चीज सोफिकल्स ने के दिमाग में आई कि किस तरह इंसान की जीवन दुख दर्द से भरी हुई है, जो कि जिंदगी में बढ़ते घटते रहते हैं, समझ से परे हैं हमारे एक तरीके से वो दुख दर्द, है ना। वो तो इस दुख दर्द का उतार चढ़ाव, यानी जीवन में दुख दर्दों का उतार चढ़ाव है, टर्बिड एब एंड फ्लो है, ठीक है। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट, और हमको भी इसी आवाज में एक और विचार आया है। यानी ये विचार तो ठीक है जो सोफिकल्स के दिमाग में आया, पर हमको एक और विचार आया है, हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, यानी कि एजियन सी तो बहुत दूर है, एजियन सी से ये है नॉर्थ सी के यहाँ पर, ठीक है। तो बोलते हैं कि हियरिंग इट बाय डिस्टेंट नॉर्थ सी, यानी इस दूर दराज में स्थित नॉर्थ सी, एजियन सी के मुकाबले ये दूर है। तो दूर इस नॉर्थ सी के किनारे हमको भी एक थॉट दिमाग में आ रहा है, जिस तरह सोफिकल्स के दिमाग में एजेंसी के बगल में वहां बैठ के थॉट आया, उस तरह से हमको भी यहाँ पर नॉर्थ सी के यहाँ पर एक थॉट आ रहा है। ये थॉट क्या है उसके बारे में अब राइटर बताएंगे आगे, है ना। वो बोल रहे हैं द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड अर्थ शोर like lay like the folds of a bright girdle furled। तो देखो उनके दिमाग में क्या थॉट आ रहा है कि द सी ऑफ फेथ, यानी विश्वास, आस्था, आस्था का जो समुद्र, वॉज वंस टू एट द फुल, किसी जमाने में वो फुल था, आस्था का समुद्र इस अर्थ पे भरा हुआ था बिल्कुल, ठीक है। एंड राउंड अर्थ शोर ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट गर्डल फर्ड, और इस अर्थ के चारों तरफ वो ऐसे लिपटा हुआ था जैसे कि एक चमकदार बेल्ट बांधा हुआ हो बॉडी के एक तरीके से, उस तरीके से ये जो आस्था का समुद्र है वो उसने चारों तरफ से लपेट रखा था, किसको, अर्थ को। वैसे गर्डल एक तरह की ड्रेस भी होती है जो कमर के आसपास, मतलब पेट के थोड़ा नीचे और जांघों के ऊपर इस बीच वाले पोर्शन पे बांधी, मतलब पहनी, मतलब एक तरह से कवर करती है इस पोर्शन को, बीच वाले को पूरा, है ना। तो एक तरह से यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि बेल्ट की तरह, कि भाई जिसने अर्थ को पूरा समा रखा था, अपने चारों तरफ से घेर रखा था, वो जो आस्था का जो समुद्र था, वो आस्था का समुद्र किस जमाने में फुल था, उस पर राइटर बोल रहे हैं किस जमाने में फुल था। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स melancholy long and withdrawing roar, retreating to the breath of the night wind down the vast edges dear and naked singles of the world। तो देखो अब आगे वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि बट नाउ आई ओनली हियर, परंतु अब मुझे केवल एक चीज सुनाई देती है, क्या, इट्स melancholy, इसकी दुख भरी आवाज, लॉन्ग एंड विड्रोइंग रोर, एक लंबी गड़गड़ाहट की आवाज, गर्राने की आवाज, घुर्राने की आवाज, रिट्रीटिंग, जो कि वापस जा रही है, लौट रही है, टू द ब्रेथ ऑफ नाइट विंड, यानी कि जिस तरह से पानी लौट के जा रहा है ना, लो टाइड आ रही है, पानी लौट के जा रहा है, तो जिस तरह पानी लौट के जा रहा है उसी तरीके से, जिस तरह से, क्योंकि लो टाइड में क्या होता है, ऐसा लगता है समुद्र खाली हो रहा है, पानी कहीं और चला गया तो समुद्र खाली हो रहा है, यही होता है ना लो टाइड में। किसी ने देखना वीडियो यूट्यूब पे लो टाइड कैसी होती है ना, तो जिस तरीके से उसको खाली समुद्र, पानी लौटते हुए नजर आया, तो उसको देख के उसके दिमाग में आया कि किसी जमाने में आस्था का समुद्र, आस्था का समुद्र फुल भरा हुआ था, परंतु आज क्या हो रहा है, मुझे इस आवाज के साथ में एक चीज याद आ रही है, ये जो आस्था का समुद्र है ना, ये भी खाली हो रहा है, ये भी खाली हो रहा है। वो दुख भरी आवाज, ये दुख भरी आवाज के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है, विड्रॉइंग रोर रिट्रीटिंग, कि पानी के साथ साथ में आस्था भी लौटती जा रही है, आस्था भी खत्म होती जा रही है, विड्रॉइंग रोर रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस ड्रेयर एंड नेकेड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि रात की, और रात में जो टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, रात की सांस, रात की ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, यानी जो रात में हवा चल रही है उसके लिए बोला गया है कि वो एक तरह से रात की सांस है। कौन सी सांस, सांस लेने वाली सांस, वो सांस बहु वाली सांस नहीं, सांस टू द ब्रेथ ऑफ नाइट विंड। तो भाई साहब ये बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है इस हवा के साथ साथ में इस नाइट विंड को थोड़ा नेगेटिव रोल में दिखाया है इन्होंने, जैसे कि रात में, रात की हवा। तो देखो इनका मानना है एक तरीके से कि इस संसार के ऊपर कुछ ऐसी हवा चल गई है जिसका बुरा प्रभाव पड़ा है, और वो बुरा प्रभाव के चक्कर में आस्था खत्म होती जा रही है। एक्चुअल में देखो मैं आपको बता दूं एक चीज, है ना, क्योंकि ये टाइम था विक्टोरियन एज का, है ना, तो विक्टोरियन एज में क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति चल रही थी।
हिस्ट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने ना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में दुनिया मतलब पैसे के पीछे भाग रही थी, धन दौलत, मतलब ऐसा कह सकते हो हम नेचर से दूर होते जा रहे थे और एक आर्टिफिशियल जीवन, एक मैकेनिकल जीवन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो इंसान मतलब इस तरह की चीजों में फंस रहा था और एक तरह से सुख शांति सब खत्म हो रही थी इंसान की, प्रकृति से दूर भाग रहा था, है ना। परंतु देखो उसी चीज के लिए बोला जा रहा है कि है ना, जो वो जो टाइम था ना, उस टाइम को देखते हुए बोल रहे हैं कि जो आज आस्था खत्म होती जा रही है लोगों के मन में। लोगों के मन में फेथ, भगवान में चाहे फेथ हो, चाहे आस्था किसी और चीज की हो, परंतु जो फेथ है ना, प्यार मोहब्बत में, प्रकृति में, भगवान में, वो सारी फेथ खत्म होती जा रही है। तो उस आवाज को सुन के, उन पत्थरों की और जो लहर की टकराने की आवाज, उसको मेलंकली, उनको क्या नजर आ रही है, दुख भरी नजर आ रही है। और इस दुख भरी आवाज जैसे लौट रही है, तो ये दुख भरी आवाज लौट रही है, तो बता रहे हैं कि रात की हवा के साथ में लौट रही है, ऐसा लग रहा है। तो ये रात की हवा है ना, ये एक नेगेटिव प्रभाव है उस समय की सोसाइटी का, मतलब उस समय सोसाइटी पे कोई नेगेटिव प्रभाव पड़ा हुआ है, चाहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हो, इन चीजों का जो नेगेटिव प्रभाव पड़ा हुआ है, उसके साथ में ये फेथ खत्म होती जा रही है। डाउन द वास्ट एजेस डियर एंड नेकेड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसकी वजह से क्या रह गया है, कंकर पत्थर ऊपर साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब पानी लौट गया तो पानी के नीचे जो कंकर पत्थर पड़े थे वो नजर आ रहे हैं खुले, नेकेड। नेकेड मतलब नग्न अवस्था में नजर आ रहे हैं। तो ये कंकर पत्थर कैसे नजर आ रहे हैं, नेकेड नजर आ रहे हैं। तो आप कह सकते हो इंसानी फेथ खत्म होती जा रही है और इंसान की सारी चीजें एकदम नग्न अवस्था में साफ साफ नजर आ रही है। मतलब इंसान की कमियां, इंसान की बुराइयां, वो सब नजर आ रही है। जैसे ही आस्था खत्म हुई, इंसान की बुराई, इंसानी कमियां सब एकदम संसार के सामने उजागर हो गई। उस चीज के लिए बोल रहा है नेकेड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। एक तरीके से मेटाफर हो गया, आप बोल सकते हैं मेटाफर यूज किया है इन्होंने ह्यूमन वीकनेसेस के लिए। इसके लिए ह्यूमन वीकनेसेस, ह्यूमन इविल के लिए, बुराई के लिए, कमियों के लिए एक तरह से मेटाफर यूज किया गया है। लव, लेट अस बी ट्रू। अब ये बोलते हैं अपनी प्यार से, यानी अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि लव, कि मेरा प्यार, लेट अस बी ट्रू, कि हम एक दूसरे के प्रति सच्चे रहते हैं। टू वन अनदर मतलब हम एक दूसरे के साथ में सच्चे रहेंगे। लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि जो ये संसार है, विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम्स, जो कि हमारे सामने पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, जैसे कि ये कोई सपनों की जमीन हो। सो वेरियस, इतनी विभिन्न, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी नई, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू, hath really neither joy nor love nor light nor certitude nor peace nor help for pain। ये दिखने में तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इट्स लैंड ऑफ ड्रीम, कि ये सपनों की जमीन है, जो हमारे सामने विशाल का जमीन पड़ी हुई है, सपनों की जमीन है, जो कि बहुत ही मतलब इसमें विभिन्नताएं हैं, बहुत सुंदर है, एकदम नई है। परंतु रियलिटी में हैज रियली, है तो मतलब हैज या हैव, एक्चुअल में हैव रियली नाइदर जॉय, इसमें ना तो आनंद है, ना प्यार है, ना इसमें लाइट है। लाइट का मतलब उम्मीद मान सकते हो, होप मान सकते हो। ना सर्टिट्यूड है, क्या ना निश्चितता है इसमें, ना शांति है, ना कोई हेल्प है। दर्द, दुख दर्दों के लिए कोई मदद भी नहीं है। ये संसार दिखने में ही सुंदर है, दिखने में लैंड ऑफ ड्रीम्स है, रियलिटी में इसमें कुछ भी नहीं है। ना आनंद है, ना प्यार है, ना मोहब्बत है, ना उम्मीद है, ना कोई निश्चितता है, ना शांति है। इंसान को सबसे ज्यादा शांति चाहिए भाई। जीवन में भाग दौड़ किस लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए, और उसी पैसे से हमारे जीवन में शांति आ रही है। मतलब वही तो बात है ना। इंसान सब कुछ करता है, पैसे, जिंदगी भर पैसे के लिए भागता है, सब कुछ होता है, परंतु एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी साथ में नहीं जाता। और बुढ़ापे में आके उसको शांति चाहिए होती है, देखा जाए तो। वो शांति एक्चुअल में वो जीवन भर नहीं ढूंढता, वो शांति एक्चुअल में उसको एंड में जाके याद आता है कि मुझे शांति चाहिए लाइफ में। बल्कि पूरा जीवन एक्चुअल में देखा जाए ना, तो सेटिस्फेक्शन हो ना हमारे मन में, तो शांति खुद पे खुद आ जाती है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो तुम्हें अपने प्रेमिका को बोल रहे हैं, अपनी पत्नी को बोल रहे हैं कि तुम्हें जो लैंड ऑफ ड्रीम्स नजर आ रही है, नहीं लैंड ऑफ ड्रीम्स है नहीं। ये तो तुम्हें दिखने में सुंदर नजर आ रही है, सुंदर है नहीं। ये एक्चुअल में धोखा है। इसमें ना प्रेम है, ना मोहब्बत है, ना आनंद है, ना मतलब शांति है। यहाँ पर दुख दर्द का निवारण भी नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है। तुम एक बार दुख दर्द में गिर जाओगे तो कोई हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। एंड वी आर हेयर एज ऑन डार्कलिंग प्लेन। और बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ जहाँ खड़े हैं ना, ये अंधकार से भरा एक मैदान है, स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, जिसमें कह सकते हो मतलब संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रही है। किनके बीच में, वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। इट्स अ, ये फेमस लाइन है, किसी भी एग्जाम में आ जाती है, कहीं भी उठ के आ जाती है, कि स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। ये फेमस लाइन है, कहीं भी आ सकते हैं कि किसकी पोएम की है भाई, डोवर बीच की है, और किसने लिखी है, आर्नोल्ड ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी है। तो देखो, तो अपनी वो पत्नी से बोल रहे हैं कि देखो ये जहाँ खड़े हैं, ये अंधकार भरे प्लेन है, हमको पता ही नहीं है। मतलब यहाँ पर जो है ना, ये कंफ्यूज अलार्म ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, यहाँ पर लोगों में संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रही है। संघर्ष किन चीजों का हो रहा है, देखो ये जो
दुनिया है ना, ये संघर्ष हो रहा है अपने अपने मतों का, अपनी अपनी आइडियोलॉजीज का। सबके अपने मत हैं, सबके अपने विचार हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, अपने विचारों पे जी रहे हैं एक तरीके से। तो सब में आपस में कश्मकश, तनातनी हो रही है, झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे की बात को काटा जा रहा है, एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, देश आपस में लड़ रहे हैं, सब धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, राज्य के पीछे भाग रहे हैं, उस टेरिटरी को कब्जा कर लूं, उस पे कब्जा कर लूं, है ना। सबका अपना मत है। एक तरफ कैपिटलिज्म है, एक तरफ बोलते हैं सोशलिज्म है। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवादी। उस वक्त पूंजीवादी बढ़ रहे थे, क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो पूंजीवादियों का दबदबा बढ़ने लगा। और एक तरफ सोशलिज्म है, समाजवादी। तो आइडियोलॉजीज, एक एक तरफ मत समाजवाद का, एक तरफ मत पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का, सोशलिज्म का। तो इनमें भी आपस में टकराव हो रहा है। तो हर चीज में टकराव हो रहा है। तो ये है ना, ये जिस जमीन, जिस मैदान पे हम खड़े हैं, ये युद्ध का मैदान है, जिसमें स्ट्रगल हो रहा है, लड़ाई हो रही है। किन के बीच में लड़ाई हो रही है? इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। ऐसा लगता है अंधकार में ऐसी आर्मीज आपस में लड़ रही हैं जिनको खुद आपस में कुछ नजर नहीं आ रहा है कि हम किससे लड़ रहे हैं। वो कंफ्यूज है खुद ही आपस में, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि आज जो उस वक्त के टाइम की वो बता रहे हैं, उस समय क्या सिचुएशन थी कि लोग अपनी अपनी धारणाओं को लेके लड़ रहे थे, परंतु वो खुद को नहीं पता था कि ये धारणा वो लड़ किससे रहे हैं। इनफैक्ट एक्चुअल में देखा जाए ना, वो सोचते हैं कि हम एक सामने वाले की धारणा से लड़ रहे हैं, परंतु वो सामने वाले की धारणा से नहीं लड़ रहे थे, वो एक्चुअल में खुद से लड़ रहे थे। इंसान को खुद को ही नहीं पता था कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए इस जमीन पे आया हूँ, एक्चुअल में ये लाइफ जीनी कैसे है। ये जो आइडियोलॉजीज हैं, ये जो धन दौलत है, ये जो जमीन जायदाद है, ये जो टेरिटरीज हैं, जिन चीजों पर आप लड़ रहे हो दुनिया में, वो सब व्यर्थ हैं, वो किसी काम की नहीं है। दीज थिंग्स मतलब ये यहीं रह जानी है। इंसान का पर्पस इनसे सर्व नहीं होता है, देखा जाए तो। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने देखो इसमें भी ज्ञान बांट ही दिया ना। इसे बोलते हैं मोरलिस्टिक टोन। यहाँ भी ज्ञान बांट ही रहे। इसलिए तो मैं बोला था इनकी पोएम में मोरालिटी मिलती है, अक्सर लोगों को भाती नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद आती है। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं ना, मुझे जिस पोएम में मोरालिटी नहीं हो ना, तो मुझे ठीक है, कुछ पोएम्स लव पोएट्री वगैरह कुछ ऐसी पोएम्स होती हैं, वार पोएम्स वगैरह जिनमें मोरालिटी नहीं होती है, पर ठीक है वो भी ठीक लगती है। पर जब मोरालिटी जिसमें कोई मैसेज दिया हो ना, तो वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो लास्ट की दो लाइन समझ में आ गया ना कि ऐसे मतभेद, ऐसी दुनिया जिनको खुद को खुद समझ में नहीं है, मतलब लड़ किससे रहे हैं उनको पता ही नहीं। वो सोचते हैं मैं सामने वाले से लड़ रहा हूँ, सामने वाले की मतलब व्यू पॉइंट से लड़ रहा हूँ, सामने वाले की आइडियोलॉजी से लड़ रहा हूँ, है ना। परंतु एक्चुअल में सामने वाले से नहीं लड़ रहे होते, वो खुद से लड़ रहे होते हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं कि इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। उनको खुद को नहीं पता कि किससे लड़ रहे हैं, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है दुनिया में, बस लड़े जा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, पोएम समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैसेज यानी नीचे कमेंट करके पूछ लेना मेरे से, है ना, कि सर ये समझ में नहीं आया, आप ये बता दो, ये लाइन समझ में नहीं आई। मैं सब बताऊंगा बिना किसी कोई मतलब वैसे नहीं है कि नहीं इग्नोर कर दूंगा, नहीं नहीं, आपने कुछ पूछा है तो डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और ये वीडियोस दूसरे बच्चों के साथ में शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।